मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका ADRGS अकेडमी पर। मैं हूं अभिषेक चौहान। जी के मॉक टेस्ट श्रृंखला का आज छठवां टेस्ट है और यह टेस्ट हमारे डेली 20 प्रोग्राम का हिस्सा है। ठीक, ये ऐसे एग्जाम को समर्पित है जहां पर सिलेबस जीके है, ना कि जीएस। जीके और जीएस में अगर मूल अंतर देखें तो स्तर का अंतर है। जीएस आपका ज़्यादा गहराई लिए हुए होता है, जबकि जीके का स्तर थोड़ा उथला होता है। हाँ, अगर एरिया की बात करें तो एरिया वाइड जीके ज़्यादा कवर करता है। उसमें ऐसी चीज़ें भी पूछी जाती हैं जो जनरल स्टडीज़ में सामान्यतः बच्चे स्किप करते हैं और कर सकते हैं, उससे कोई नुकसान भी नहीं होता। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, अधोलिखित में प्राथमिक रंग अर्थात प्राइमरी कलर हैं, ये आपको बताने हैं। अधोलिखित में प्राइमरी कलर्स हैं लाल, हरा, पीला। ऑप्शन ए। बी है आपका लाल, पीला, काला, और सी है नीला, हरा, पीला, जबकि डी है आपका लाल, हरा, नीला। बताइए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाल, हरा, नीला। RGB, इसको याद रखिए आप। इन्हीं से सेकेंडरी कलर्स बनते हैं, इन्हीं से सारे कलर्स मिलकर बनते हैं जो भी आप अपने टीवी में देखते हैं, अपने सिस्टम में देखते हैं, लैपटॉप में देखते हैं। ठीक, तो ये सारे कलर आपके किससे बने होते हैं? मूल रूप से RGB, इन्हीं की मिक्सिंग कर करके अन्य कलर डेवलप किए जाते हैं। आगे चलते हैं। बाइल, ठीक है, बाइल अर्थात पित्त कहाँ से स्रावित होता है? सेक्रेशन बताना है कि कहाँ से बाइल अर्थात पित्त आपका स्रावित होता है। बताइए। ऑप्शन ए पित्ताशय अर्थात गॉल ब्लैडर, अग्नाशय, पैंक्रियाज, यकृत अर्थात लीवर, और पक्वाशय अर्थात ड्यूडेनम। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या है? यकृत, लीवर। ठीक, देखने से आपको क्या लगेगा ये कि ये होना चाहिए आपका पित्ताशय, पर यहाँ पर ये इकट्ठा होता है, जबकि इसका निर्माण सेक्रेशन होता है आपका लीवर से। ठीक, और इसका काम क्या होता है? इसका जो स्वभाव है ये क्षारीय होता है, बेसिक कैरेक्टर्स रखता है, और जो भोजन अमाशय में एसिडिक होता है, जब वो आगे बढ़ता है पैंक्रियाज में पहुंचता है, ड्यूडेनम में पहुंचता है, ड्यूडेनम में पहुंचता है, तब जाके बाइल आपका उससे मिक्स होकर उस भोजन के कैरेक्टर्स को बदलता है। ठीक है, अम्लीय से क्या कर देता है? एसिडिक से उसको बेसिक करता है। ठीक है, क्षारीय बना देता है। आगे चलते हैं। अधोलिखित में असत्य कथन, यहाँ पर आपको असत्य कथन पहचानने हैं। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रोमेनदेही है, आपको बताना है सत्य है सत्य। अगला ऑप्शन है आपका अशोक का कौशाम्बी स्तंभ लेख रानी अभिलेख कहलाता है। ऑप्शन सी, अशोक के स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि के साथ अरेमाइक लिपि में भी मिलते हैं। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख बिहार से प्राप्त हुआ है। इसमें आपको बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। ठीक है, ABCD आपके सामने ऑप्शन है, बताइए। तो अशोक का सबसे एक एक करके हम देखते हैं कि ये सत्य है नहीं। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख रोमेनदेही एकदम सही है। ठीक है, रोमेनदेही नेपाल की तराई में है। यहाँ पर अशोक के द्वारा कर माफी के विषय में सूचना मिलती है। ठीक है, बलि को माफ कर देता है और भाग को वो घटा देता है। भाग और बलि दो कर रहते हैं उस समय प्रचलित, तो बलि को माफ कर देता है और भाग नामक कर को घटा देता है। तो रोमेनदेही अभिलेख में इसका वर्णन है, और यह स्तंभलेख सबसे छोटा स्तंभलेख है, याद रखिए। दूसरे पर विचार करते हैं। अशोक का कौशाम्बी स्तंभ लेख रानी अभिलेख कहलाता है। कौशाम्बी अभिलेख, ठीक है, अशोक का रानी अभिलेख कहलाता है, ये भी सही है। ठीक है, रानी अभिलेख कहलाता है। और इस अभिलेख में अशोक की पत्नी कारुवकी का उल्लेख मिलता है, और कारुवकी के पुत्र अर्थात अशोक के पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। तो कारुवकी और तीवर का उल्लेख करने वाला ये एकमात्र अभिलेखी साक्ष्य है, क्योंकि साहित्यों में उसकी पत्नी के नाम में कारुवकी का नाम नहीं मिलता। ठीक है, साथ ही स्तंभलेख में अशोक ने संघ भेद को रोकने के लिए दंडात्मक कार्रवाई की बात की है, और कारुवकी द्वारा प्रभुत अर्थात बहुत मात्रा में दान देने की सूचना मिलती है बौद्ध संघ को। ठीक है, तो ये आपको पता चले। कौशाम्बी स्तंभ लेख ही इस समय प्रयाग स्तंभ लेख के रूप में प्रयागराज में स्थापित है। ठीक, आगे चलते हैं। हाँ, ऑप्शन सी देख लेते हैं। अशोक के स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि के साथ साथ अरेमाइक लिपि में भी मिलते हैं। बताइए, ये कंफ्यूज कर सकता है आपको। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अशोक के स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि के साथ साथ अरेमाइक लिपि में भी मिलते हैं।
तो ये ऑप्शन आपका गलत साबित होगा, क्योंकि अशोक के शिलालेख, ठीक है, अशोक के शिलालेख मिले हैं जो ब्राह्मी लिपि के साथ साथ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अरेमाइक लिपि में भी मिलते हैं, ठीक है, लेकिन स्तंभ लेख केवल और केवल ब्राह्मी लिपि में है, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत। और लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख बिहार से प्राप्त हुआ है, ये एकदम सही है, लौरिया नंदनगढ़, ठीक है, स्तंभ लेख यहाँ पर सिंहसीर से, और ये बिहार के चंपारण से मिला हुआ है, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा आपका यहाँ गलत हुआ? सी, ठीक है, असत्य आपको बताना है, गलत बताना है, इसमें असत्य कथन बताना है, बाकी आपके सही है। तो अशोक का स्तंभ लेख ब्राह्मी में ही केवल है, ना कि अरेमाइक में। और अरेमाइक की जब बात करेंगे तो शिलालेखों की बात होगी, बृहद शिलालेख की बात होगी, ठीक है, लघु शिलालेख की बात होगी, लेकिन स्तंभ लेख नहीं। स्तंभ लेख अलग हैं आपके बृहद शिलालेख से और लघु शिलालेख से। क्लियर? आगे चलते हैं। संविधान की प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ठीक है, संविधान सभा निर्मित की गई थी, संविधान निर्मात्री सभा, और इसमें कई समितियों के माध्यम से संविधान निर्माण का कार्य किया गया। इसमें से एक ड्राफ्ट कमेटी थी, प्रारूप समिति। इसमें सदस्यों की कुल संख्या आपको बतानी थी कितनी। ऑप्शन ए 7, बी है आपका 6, और सी है आपका 8, और डी है 5। तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी इसमें? कुल सदस्यों की संख्या थी 7। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 6 + 1, ठीक है। जब भी कुल सदस्य संख्या पूछे तो उसमें अध्यक्ष को आप जरूर इंक्लूड कर लें, और अध्यक्ष थे आपके बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के, साथ ही अन्य 6 सदस्य थे, ठीक। और अध्यक्ष जो हैं वो सदस्यों में से ही एक है, इसलिए इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो सकते। अध्यक्ष को छोड़कर अगर आपसे पूछा जाता है तब आप जरूर इसमें बोल सकते हैं कि 6 सदस्य थे। 6 या 7 इसमें आप कंफ्यूज होंगे, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का का किस राजवंश से संबंध था? ठीक, किस राजवंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए संगम, बी सलू, सी तुलु, और डी है आपका अरावेडु। हरिहर और बुक्का किस राजवंश से संबंधित थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हैं, ठीक है। तो एक बात तो आपको ये पता चल गई, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? हरिहर और बुक्का। और किस राजवंश से संबंधित है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, संगम राजवंश से संबंधित है, ठीक है। संगम राजवंश के बाद सुलू आता है, फिर तुलु आता है, फिर अरावेडु। इनके क्रम भी है, क्रम भी आप इनका याद कर सकते हैं, ये एकदम क्रम से है और क्रम पूछा भी जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। IEA का विस्तारित रूप है, ठीक है। फुल फॉर्म बहुत पूछे जाते हैं जीके बेस्ड एग्जाम में खास करके, तो आप इनको ध्यान में रखिए, और ज़्यादातर ध्यान में रखिए कि करंट अफेयर्स से संबंधित, करंट अफेयर्स में जिनकी चर्चा है ऐसे शब्द संक्षेपों की या उनके फुल फॉर्म की, उन पर जरूर ध्यान दें। IEA हाल ही में चर्चा में रहा है, इसलिए इसका फुल फॉर्म आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि देखिए लिस्ट अगर आप देखेंगे तो कई हज़ार, दसियों हज़ार आपको फुल फॉर्म की लिस्ट मिल जाएगी, लेकिन पूछे जाने की संभावना किनकी रहती है? जो आपके करंट में चर्चा में रहते हैं या बहुत ही प्रसिद्ध रहते हैं। तो आप करंट वालों को तो बिल्कुल ना छोड़िए, बाकी आप पैरेलली कर ही रहे होंगे जो भी आपके पास बुक होगी शब्द संक्षेपण से जुड़ी। तो इसका है ऑप्शन ए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, बी है आपका इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन, सी है इंडियन एनर्जी एजेंसी, और डी है आपका इंडियन एनर्जी एसोसिएशन। बताइए। तो इसका राइट आंसर है, बता देता हूँ मैं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। और इनको हल करने का जो तरीका है, तो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा जाए तो आप पॉज कर सकते हैं, अपना आंसर आप सोच लीजिए, और जब भी व्याख्या हो तो उसमें आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों के आगमन का सही क्रम बताना। बहुत पूछा जाता है, ठीक है, और बहुत ही कंफ्यूजिंग भी रहता है। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का सही क्रम आपको बताना है। पुर्तगीज, अंग्रेज, डच, फ्रेंच। ऑप्शन ए, बी है आपका पुर्तगीज, डच, अंग्रेज और फ्रेंच, सी है आपका अंग्रेज आए, फिर पुर्तगीज, फिर डच, फिर फ्रेंच, तो और डी है आपका अंग्रेज, डच, पुर्तगीज और फ्रेंच। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? पुर्तगीज, डच, अंग्रेज और फ्रेंच। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यहाँ पर कंफ्यूजन क्यों पैदा होता है? डच और अंग्रेज को लेकर। पुर्तगीज में कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि 1498 में आ जाते हैं, ठीक है। अन्य का टाइम काफ़ी पीछे है, तो पुर्तगीज हमेशा आप याद रखिए। लास्ट आप हमेशा याद रखिए इनमें, फ्रेंच सबसे लास्ट में आया है भारत, और सबसे लास्ट में जाता भी है पुदुचेरी को जब खाली करता है। बीच में बचे आपके डच और अंग्रेज। डच कंपनी की स्थापना होती है 1602 में, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 में, ठीक है। उस हिसाब से आप सोचेंगे कि डच बाद में आए होंगे, लेकिन भारत आने के क्रम में डच अंग्रेज़ों से पहले आ जाते हैं, और अंग्रेज डच के
बाद आते हैं, इसलिए डच और अंग्रेज में आप कंफ्यूज ना होइए। ऑप्शन बी राइट आंसर, पुर्तगीज, फिर डच, फिर अंग्रेज और फिर फ्रेंच। क्लियर। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सम्मेलन में इसके अध्यक्ष थे, बताइए। ए है आपका स्वामी सहजानंद, बी है आपका एनजी रंगा, सी है आपका बाबा रामचंद्र, डी है आपका इंद्र नारायण द्विवेदी। बताइए। तो इसका राइट आंसर है ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्वामी सहजानंद। ठीक, ये आपके राइट आंसर है। एनजी रंगा अखिल भारतीय किसान सभा के क्या थे, महासचिव, जनरल सेक्रेटरी, जीएस। और अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद। बाबा रामचंद्र की बात करें तो ये अवध किसान सभा से संबंधित थे, अवध किसान सभा के नेतृत्व करता थे। और इंद्र नारायण द्विवेदी जी की बात की जाए तो ये हैं आपके संयुक्त प्रांत किसान सभा के संस्थापक सदस्यों में। ठीक है, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, इन लोगों ने मिलकर संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना की थी। ठीक है, और उसी के बाद विभाजन होता है, अवध किसान सभा के रूप में बाबा रामचंद्र अपनी सभा अलग कर लेते हैं। क्लियर। तो स्वामी सहजानंद है, और ये कब हुआ था पहला सम्मेलन, 1936। कहाँ हुआ, LKO अर्थात लखनऊ। क्लियर। आगे चलते हैं। अधोलिखित में शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत माने जाते हैं। प्योर सब्सटेंस की अवधारणा आपके ये केमिस्ट्री से जुड़ा है। ये शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत किसे माना जाता है, तत्व और यौगिक, तत्व और मिश्रण, यौगिक और मिश्रण, तत्व, यौगिक और मिश्रण, तीनों। बताइए। तो शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस में जब बात आती है तो तत्व और यौगिक आते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मिश्रण, मिश्रण शब्द ही एडल्ट्रेशन से जुड़ा है, ये अशुद्ध हो चुका होता है, तो जहाँ जहाँ मिश्रण है उसको काटते जाइए, ये भी काटते जाइए, यहाँ भी मिश्रण है, अपने आप आपका आंसर चीख चीख कर बाहर आ चुका है, ए। तत्व और यौगिक ये दोनों क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं। तत्व में आगे विभाजन नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को आप आगे विभाजित नहीं कर सकते, ऑक्सीजन को आप आगे विभाजित नहीं कर सकते, ये सब क्या है, तत्व है। यौगिक की जब बात करें तो यौगिक शुद्ध होते हैं, साथ ही इनका विभाजन भी किया जा सकता है। जैसे आप यौगिक में आप ले लीजिए जल, H2O को आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग कर सकते हैं, साथ ही इसे शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत, शुद्ध प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत रखा जाता है। क्लियर। आगे चलते हैं। अधोलिखित में सत्य कथन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है, बी सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है, महानदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है, उपर्युक्त सभी। इसमें आपको सत्य कथन बताना है, क्या सत्य है, बताइए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सारे सही हैं इसमें। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक क्या है, एक्चुअली में चोटी है। ठीक है, और मैकाल पहाड़ी श्रृंखला के अंतर्गत आती है, छत्तीसगढ़ में वो स्थित है इस अमरकंटक। और इसके जो पश्चिमी हिस्से से नर्मदा निकलती है, इसके उत्तरी हिस्से से सोन नदी निकलती है, और इसके दक्षिणी हिस्से से महानदी निकलती है। ठीक है, यहाँ से महानदी उड़ीसा की तरफ बढ़ती है। कि नर्मदा आपकी मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात और महाराष्ट्र होते हुए कहाँ जाती है, अरब सागर में, और सोन नदी आपकी गंगा की सहायक नदी बन जाती है पटना के पास। क्लियर। तो अमरकंटक आपका क्या है, इन तीन नदियों का उद्गम स्थल है। पश्चिमी घाट के अधोलिखित दर्रों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताइए। ठीक है, ऑप्शन ए सेनकुट्टा, पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट, बी है आपका पाल घाट, सेनकुट्टा, भोर घाट, थाल घाट, सी है ऑप्शन थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकुट्टा, और डी है आपका भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट और सेनकुट्टा। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, भोर घाट, नहीं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकुट्टा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थाल घाट आपका नासिक और मुंबई के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है, साथ ही आप कलकत्ता तक का सफर नागपुर के रास्ते इसी दर्रे के माध्यम से करते हैं। अगला है आपका भोर घाट, यहाँ पर मुंबई और पुणे के बीच में ये दर्रा पासेस प्रोवाइड करता है, वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है, पुणे को कनेक्ट करता है, और इसी रास्ते से आगे ये बेलगांव से जुड़कर चेन्नई की तरफ मुड़ जाता है, तो आपको तमिलनाडु से भी जोड़ देता है। पाल घाट की बात करें तो पाल घाट का आपका केरल के क्षेत्र में स्थित है, और कोच्चि को ये जोड़ देता है चेन्नई से कोयम्बटूर से। ठीक है, आपको कोयम्बटूर भी ऑप्शन में दे सकता है या चेन्नई देगा।
सेनकोट्टा की बात करें तो ये भी आपका नीचे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित है, और दक्षिण नीचे चला जाता है केरल में नीचे साइड, और ये मदुरई को कनेक्ट करता है तमिलनाडु के कहाँ से, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, केरल में तिरुवनंतपुरम से तमिलनाडु के मदुरई को कनेक्ट कर देता है आपका सेनकोट्टा। ठीक है, तो इनको आप याद रखिए। और इनमें ज़्यादातर अंतर क्या था, या तो स्टेट पूछ लेगा पालघाट और सेनकोट्टा में, या तो शहरों की कनेक्टिविटी पूछ लेगा, और शहर आपके बदले जा सकते। जैसे अगर वो पूछ लेता है कि नागपुर को मुंबई से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो आपने नासिक और मुंबई पढ़ रखा है तो ऑप्शन में कन्फ्यूज़न पैदा होगा, इसलिए आप अपने पढ़ाई के उसको बढ़ाते रहिए। नागपुर को भी यही दर्रा कनेक्ट करता है, क्योंकि रोड खत्म नहीं हो जाती, कलकत्ता तक जाता है हाईवेज। ठीक है, आगे चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो इसमें सबसे ऊपर ऊंची पर्वत चोटी पूछी गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, बताइए। सैडल पीक, माउंट थ्रिलर, माउंट डिओवोली और माउंट कोयोब। तो इसका राइट आंसर क्या है, सैडल पीक। ये सारी आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। माउंट थ्रिलर निकोबार में, माउंट डिओवोली आपकी अंडमान में है, और माउंट कोयोब भी आपके अंडमान निकोबार में है। और इनकी अगर बात करें तो सैडल पीक आपकी सबसे ऊंची है, माउंट थ्रिलर उससे नीचे है, डिओवोली उससे नीचे है, और कोयोब ये भी आपके क्रम से ही अरेंज है। तो अगर आप चाहें तो इन चारों को भी याद कर सकते हैं सीक्वेंस में, और टॉप पर आप रखेंगे किसको, सैडल पीक को। सैडल पीक कहाँ की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, ना कि भारत के संदर्भ में। क्लियर। क्यू किस खेल से संबंधित है, ठीक है। जी के सबसे फेवरेट क्वेश्चंस में आपके आते हैं खेल कूद, किताबें, शब्द संक्षेप, ये चीज़ें हैं जो आपको अलग करती हैं काफ़ी हद तक जीएस से, तो इन्हें बहुत ध्यान से देखा करिए। क्यू किस खेल से संबंधित है, खो खो, शूटिंग, बेसबॉल और बिलियर्ड्स, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है, बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स और स्नूकर में, ठीक है, पंकज आडवाणी इस खेल से संबंधित है। क्यू खेल का संबंध है किससे, बिलियर्ड्स से या स्नूकर से। आगे चलते हैं। मास्टर ग्रंथ या ग्लैंड के नाम से जाना जाता है किसे। ऑप्शन ए थायराइड ग्लैंड, बी है आपका पैराथायराइड ग्लैंड, सी पिट्यूटरी ग्लैंड, और डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। कोई ग्लैंड है जिसे मास्टर ग्लैंड बोला जाता है भी कि नहीं है, आपको इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को आप हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, और पीयूष का पर्यायवाची क्या होता है, अमृत। इस ग्लैंड का कितनी महत्ता है कि जब आप फिलॉसफी में देखेंगे तो डेकार्ट ने मन शरीर की कनेक्टिविटी को इससे संबंधित किया है। ठीक है, तो आप इस ग्लैंड को का जो वैज्ञानिक एस्पेक्ट है वो है ही। दर्शन के क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि माइंड और बॉडी को कनेक्ट करने वाली जो ग्लैंड है वो इस पिट्यूटरी ग्लैंड ही मानी जाती है। ठीक है, तो याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्फेनॉइड नामक हड्डी होती है आपके कपाल में। कपाल में आपकी कौन सी हड्डी होती है, स्फेनॉइड। स्फेनॉइड में ये स्थित होती है, गड्ढे में। आगे चलते हैं। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का आधार क्या है, ठीक है। इस समय नागरिकताओं की काफ़ी चर्चा रही है, ठीक है। सीमा हैदर भारत आ गई हैं, अक्षय कुमार भी चर्चा में रहे, उन्हें भारत की नागरिकता भी हाल ही मिली है। इससे पहले वो कनाडा की नागरिकता रखते थे, काफ़ी विवाद रहता था उनकी राष्ट्रभक्ति पर, तो अभी उन्हें भी भारत की नागरिकता मिल चुकी है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे भारत में नागरिकता मिल सकती है। तो ऑप्शन ए है आपका भूमि विस्तार द्वारा, बी है आपका देशीकरण के द्वारा, सी है आपका पंजीकरण के द्वारा, और डी है आपका उपरोक्त सभी। बताइए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अभी मैं सबको एक एक बताता हूँ आपको, ठीक है। भूमि विस्तार के द्वारा, जैसे भारत का क्षेत्रफल बढ़ता है या भारत किसी क्षेत्र को समावेशित कर लेता है, ठीक है, इसी तरह तो क्षेत्रफल बढ़ता है ना, समावेशित कर लेता है अगर किसी क्षेत्र को, तो उस क्षेत्र के जो नागरिक हैं वो भारत के नागरिक की श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे कि पहले पुदुचेरी में हुआ आज़ादी के बाद, आपने देखा पुदुचेरी में फ्रेंच नागरिक जो वहाँ रहता था वो क्या बोला जाता था, फ्रेंच नागरिक। और जब हमने पुदुचेरी को भारत में मिला लिया तो वहाँ के नागरिक भारत के नागरिक हो गए। और अभी रिसेंट में अगर आप देखें तो 2014-15 के आसपास बांग्लादेश के साथ हमारे समझौते हुए, जिसमें कुछ क्षेत्र हमने बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश की तरफ से कुछ क्षेत्र भारत को मिले। तो वो क्षेत्र जो भारत ने प्राप्त किए उनके नागरिक स्वतः ही भारत के नागरिक बन गए। क्लियर। तो भूमि विस्तार आपको क्लियर हो गया, देशीकरण या के द्वारा या प्राकृतिकरण, इसको जो इंग्लिश में लिखते हैं वो है नेचुरलाइजेशन, और हिंदी में देशीकरण बोलते हैं या प्राकृतिकरण। ठीक है, इसके लिए सरकार आपको सर्टिफिकेट देती है, आप अप्लाई करते हैं 7 साल रहने के बाद, तो
ऐसे लोगों को सर्टिफिकेट के माध्यम से सरकार क्या करती है, देशीकरण देती है। पंजीकरण के द्वारा रजिस्ट्रेशन, इसके भी कुछ मानक हैं। अगर आप भारत में 11 साल रहते हैं और 1 साल पहले आपको अप्लाई करना होता है 11 साल रहते हुए, तब आपको पंजीकरण के द्वारा, और बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिनको देखने के बाद आपको नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, तो उपरोक्त तो सही, आपका सारा सही हो गया। इसके अलावा वंश परंपरा के द्वारा, जन्म के द्वारा, इन सब के भी तरीके हैं जिनके द्वारा भारत सरकार आपको नागरिकता प्रोवाइड कराती है। सीमा हैदर का केस अगर आप देखें तो इनको सबसे बड़ी समस्या है कि जो भी शर्तें हैं नागरिकता की वो पूरी नहीं फुलफिल होती है, और सबसे जो समस्या आती है वो ये कि उनका जो भारत में प्रवेश है वो गैर कानूनी तरीके से है। अगर गैर कानूनी तरीके से उनका प्रवेश ना होता तो उनको नागरिकता मिलने में जो अन्य शर्तें हैं आसानी से पूरी करके प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त के पद का सृजन कब हुआ? उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त के पद का सृजन कब हुआ? ऑप्शन ए 1975, बी 2013, सी 1995, डी आपका 2017। बताइए। तो इसका राइट आंसर है 1975। ठीक है, 1975 इज द राइट आंसर। आपको लगता होगा कि लोकपाल आंदोलन अन्ना जी के द्वारा काफ़ी बाद में शुरू किया गया। ठीक है, तो ये बाद की चीज़ होगी, नहीं, लोकायुक्त राज्यों में पहले से ही स्थापित हो चुके थे और 1975 में आपके उत्तर प्रदेश में इस पद का सृजन किया जा चुका था। हालांकि ये बहुत प्रभावी पद नहीं है, जिस उद्देश्य से किया गया है उसके लायक है नहीं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम आपको बताना है। प्रयागराज, गाजियाबाद, मुरादाबाद। ऑप्शन ए, बी है आपका प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, और सी है आपका मुरादाबाद, प्रयागराज, गाजियाबाद, डी है आपका मुरादाबाद, गाजियाबाद, प्रयागराज। बताइए। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, अपना आंसर टिक करिए, फिर आप आंसर को जानने के लिए वीडियो को क्या करें, रिज्यूम करें। फिर तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपका मॉक टेस्ट वास्तव में मॉक टेस्ट साबित होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद। ठीक है, प्रयागराज में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। दूसरे, ये पूरे ज़िले की बात की जा रही है, शहर की बात नहीं हो रही। प्रयागराज याद रखिए, ज़िले की जब बात होती है उसमें जितने भी गांव लगते हैं सब जोड़ लिए जाते हैं, गांव, ब्लॉक। ठीक है, और जब सिटी की बात होती है तो उसकी रैंकिंग अलग है, उसमें कौन सबसे ज़्यादा है कौन सबसे कम, उसमें आप देखेंगे कि प्रयागराज का नाम नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, ज़िले की जब बात हो रही है तो पूरे ज़िले की आबादी जोड़ी जा रही है। तो प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद राइट आंसर है, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, और हाँ, 3 ही याद किया करिए जनगणना में, जैसे रैंकिंग 5-5 दिए रहते हैं, आप 3 याद करिएगा, आपको आराम से आंसर मिलेगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। आसियान का फुल फॉर्म क्या है? आसियान फुल फॉर्म जैसे मैंने पूछा, और ये आसान भी है लेकिन हो सकता है जो नए लोग हैं उनके लिए नई बात हो सकती है। आसियान, लेकिन पूछे जाने की संभावना इसकी बहुत रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्द संक्षेपण की दुनिया में इसकी काफ़ी लोकप्रियता है, इसलिए इसको डाल दिया। ऑप्शन ए है आपका एसोसिएशन ऑफ ईस्टर्न एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ यूरोपियन एंड एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट अमेरिकन नेशंस। बताइए। एसोसिएशन ऑफ, बताइए राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है, आप इसे देख लीजिए। अधोलिखित में सुमेलित नहीं है। ठीक है, बुक्स है और उनके ऑथर दिए गए हैं और ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है थ्रू द ब्रोकन ग्लास, टी एन सेशन, आपको बताना है सही है कि नहीं। बी है आपका द इंडिया राइजिंग, मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट, पी चिदम्बरम की रचना है या नहीं, आपको बताना है। कलर्स ऑफ डिवोशन, अनीता भरत शाह, और डी है आपका कारगिल एक यात्री की जुबानी, अभय कुमार। यहाँ पर एक करेक्शन आप कर लीजिए, पी चिदम्बरम नहीं है, आर चिदम्बरम है। ठीक, एक करेक्शन आपको करना होगा, यहाँ पर पी चिदम्बरम लिखा है और ये ऑप्शन क्या है, आर चिदम्बरम। अब बताइए आंसर। थ्रू द ब्रोकन ग्लास, इंडिया राइजिंग, कलर्स ऑफ डिवोशन और कारगिल, ये बुक्स है। हाँ, यहाँ पर आप देखिए डबल डॉट के बाद जो है एक यात्री की जुबानी, या जैसे आप देखते हैं मेमोरी ऑफ साइंटिस्ट, अगर ये आपको नहीं भी याद रहते तो कोई बात नहीं, आप इतना जरूर याद रखिएगा, जैसे इंडिया राइजिंग आपने याद कर लिया, केवल कारगिल याद कर लिया। ठीक, थ्रू द ब्रोकन ग्लास, जैसे इसका आगे पूरा नाम है माई ऑटोबायोग्राफी। ठीक, तो इसका आप चेक करिए, तो टी एन सेशन की रचना है थ्रू द ब्रोकन ग्लास, एकदम राइट आंसर है।
और इंडिया राइजिंग जैसे मैंने बताया, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, आर है। इंडिया राइजिंग मेमोयर किसकी है? आर चिदम्बरम, ये भी सही है। कलर्स ऑफ डिवोशन अनीता भरत शाह, ठीक है, ये भी एकदम सही है। डी है आपका कारगिल एक यात्री की जुबानी अभय कुमार, ये आपका गलत है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है? आर चिदम्बरम, आर चिदम्बरम, ठीक है, इसरो के वैज्ञानिक है और इनके द्वारा लिखी गई बुक है इंडिया राइजिंग। कलर्स ऑफ डिवोशन अनीता भरत शाह की है। कारगिल एक यात्री की जुबानी, ये रचना है आपकी की ऋषिराज की, ऋषिराज की रचना है कारगिल एक जुबानी। अभय कुमार एक बहुत ही फेमस पोइट हैं, डिप्लोमेट भी हैं, ठीक है, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, पोइट है, इनकी भी एक बुक है, उसका नाम है मानसून। तो आप याद रखिए, तो 5 बुक्स आपको और उनके ऑथर यहाँ पर पता चल गए। मानसून को आप याद रखिए, इनकी बुक का नाम है अभय कुमार की। कारगिल किसकी रचना है? ऋषिराज की। आगे चलते हैं। अधोलिखित में कौन सा औद्योगिक व्यापारिक संस्थान उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा औद्योगिक संस्थान या व्यापारिक संस्थान उत्तर प्रदेश, सॉरी ये उत्तर भी, ये क्वेश्चन भी थोड़ा गलत लिखा हुआ है, आपको यहाँ उत्तर प्रदेश नहीं लिखना है, कानपुर लिखना है। ठीक है, इसे आप सही कर लीजिए, क्या है? कानपुर, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ, कानपुर। तो ऑप्शन ए है आपका यूपीएसआईडीसी, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। बी है आपका उत्तर प्रदेश फाइनेंस कॉरपोरेशन, उत्तर प्रदेश वित्त निगम यूपीएफसी। ईडीआई है आपका उद्यमिता विकास संस्थान अर्थात इंटरप्रीन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, और यूपीसीडा, ठीक है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण अर्थात उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये इनमें से कौन सा है जो आपका कानपुर में अवस्थित नहीं है? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, ईडीआई। ईडीआई आपका कहाँ अवस्थित है? लखनऊ। ईडीआई है आपका लखनऊ। क्लियर? यहाँ आप बस करेक्शन कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की जगह क्या है? कानपुर। तो ये हो गए आपके 20 जीके के क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको देखिए, कन्फ्यूज़न ना हो। साथ ही साथ मॉक टेस्ट का असली उद्देश्य होता है आपका रिवीजन करा ले जाना किसी न किसी रूप में, ठीक है, आपको टेस्ट करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है मॉक टेस्ट, किस लिए? कि आपका रिवीजन हो जाए, आप हर एरिया को छूते चले जाए, कुछ न कुछ एरिया आपके उपेक्षित होते जाते हैं, और यहाँ जब आप मॉक टेस्ट करते हैं तो आपकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन कब बढ़ता है? जब आप क्वेश्चन करते हो। बुक आप सरसरी निगाह से पढ़ जाते हो, उतना कंसंट्रेशन कई बार पे नहीं करते, तो 1-2 बार बुक पढ़िए, इसके बाद सीधे टेस्ट किया करिए, मॉक टेस्ट करिए। बहुत सारे टेस्ट पड़े होते हैं आजकल तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, हालांकि इनकी अपनी समस्या भी है, ज़्यादा रिसोर्सेज भी एक समस्या है। तो जो आपको अच्छा लगे, जहाँ से अच्छा लगे उसको ज़रूर पढ़िए, लेकिन हाँ 2 बार बुक जरूर पढ़िए, क्योंकि कॉन्सेप्ट जनरेट आपका बुक से होगा, और उसके बाद मॉक टेस्ट से आप अपने आप को टेस्ट करिए, अपने लेवल को जानिए, और साथ ही साथ एक रिवीजन का बहुत अच्छा तरीका है ये। ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको सही लगता हो, ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो, वीडियो सही लग रहा हो, तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।